नमस्कार साथियों, नीरज कैरियर इंस्टीट्यूट की हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। साथियों, एक नई प्रश्न श्रृंखला के साथ मैं आज आप सबके साथ उपस्थित हूं। आज हम जून 2018 में 18 जून को द्वितीय पाली में आयोजित हुई पुलिस भर्ती परीक्षा की हिंदी श्रृंखला के प्रश्नों को हल करेंगे। इसका पहला प्रश्न है, वीर रस का स्थायी भाव होता है। तो रस की संख्या कितनी है? 9। अब उनमें सबका स्थायी भाव है, स्थायी भाव से ही हम रस का पता लगाते हैं। हमसे पूछा गया है कि वीर रस का स्थायी भाव क्या है। तो वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह, इसका डी विकल्प सही है। रत किसका होता है? रत होता है श्रृंगार का, श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है। शोक, शोक करुण रस का। देखते चलिए सब। क्रोध, क्रोध रौद्र रस का। और उत्साह जो कि पूछा गया है ये किसका है? ये है वीर रस का स्थायी भाव। तो हमारा कौन सा विकल्प सही है? हमारा डी विकल्प सही है। वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह। हमारा दूसरा प्रश्न है, वह काम नहीं करता है। वह काम नहीं करता है, वाक्य में अव्यय पद क्या है? अब जैसा कि आप जानते हैं अव्यय क्या होता है? अव्यय का अर्थ है अव्यय। अव्यय बराबर आ धन व्यय। आ का अर्थ नहीं, व्यय का अर्थ खर्च होना, अर्थात जिसका कुछ नहीं खर्च होता है वह है अव्यय। अब यहां पर वह सर्वनाम है, इसमें अव्यय है काम। क्या है इसमें अव्यय? इसमें है अव्यय काम। यही एक शब्द है, इसमें इसका कुछ नहीं खर्च होना है। अव्यय की परिभाषा यही है कि वह उसका अपना कुछ नहीं खर्च होता है और लिंग वचन काल कारक से ये मुक्त होता है। इसका सही विकल्प है काम। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, गोदान किसकी रचना है? कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, लगभग हर परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। हिंदी साहित्य का बहुत ही प्रमुख सवाल है ये। गोदान किसकी रचना है? गोदान रचना है मुंशी प्रेमचंद की। किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद की। गोदान इसका विकल्प ए सही है। इसके अलावा इनकी रचना है कर्मभूमि, रंगभूमि। एक इनकी रचना अधूरी ही रह गई, वो पूरी ही नहीं हुई, और उसका नाम है मंगलसूत्र। पूछा जाता है कि मुंशी प्रेमचंद की वो रचना बताइए जो अधूरी ही रह गई, तो उसका नाम है मंगलसूत्र। अन्य जैनेन्द्र की रचनाओं में, जैनेन्द्र की रचना है परख, सुनीता और फांसी। ये इनके प्रमुख रचनाएं हैं। अज्ञेय, इत्तलम, हरी घास पर क्षण भर, हरी घास पर क्षण भर। नागार्जुन, नागार्जुन की रचना गुलाबी चूड़ियां, गुलाबी चूड़ियां। नागार्जुन की और दो रचनाएं आपको कमेंट करके बतानी है। हम अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, सदैव में कौन सी संधि है? सदैव में कौन सी संधि है? जहां पर आ और ए मिलकर अय बनाते हैं, जहां पर आ और ए मिलकर अय बनाते हैं, वहां होती है वृद्धि संधि। और यहां वही हुआ है, सदैव, सदा धन एव बराबर सदैव। यहां कौन सी संधि हुई? यहां है वृद्धि संधि। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, वृद्धि संधि। चौथे प्रश्न पर आते हैं। अगले प्रश्न पर, अगला प्रश्न है उत्थान। उत्थान शब्द का विलोम शब्द है। उत्थान का विलोम शब्द पतन, उड़ान, अध्व और ध्रुव, चार विकल्प है। उत्थान का विलोम होता है पतन।
ये शब्द में भी एक साथ पूछ दिए जाते हैं, उत्थान पतन एक साथ लिख दिए जाते हैं। किसी व्यक्ति का उत्थान का मतलब आगे बढ़ना और पतन का मतलब उसका पीछे जाना, नीचे गिरना। अगला प्रश्न, क्या आप घर भी जाएंगे वाक्य में रेखांकित पद है। रेखांकित पद इसमें क्या है, आप, और आप क्या है, संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम या क्रिया। तो हम सब जानते हैं कि आप, तुम, ये सब पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। किसके, पुरुषवाचक सर्वनाम। तो इसमें सर्वनाम सी विकल्प सही है। इस प्रश्न का क्या आप घर भी जाएंगे वाक्य में रेखांकित पद आप क्या है, आप सर्वनाम है। अगले प्रश्न पर, निम्नलिखित में से भाववाचक का उदाहरण शब्द कौन सा है, उदाहरण वाक्य कौन सा है। अब घर चला जाए, अब चला जाए, रवि आम चूसता है, मोहिनी पत्र लिखती है, या शीला से खाया नहीं जाता है। भाववाचक वाक्य वो वाक्य होते हैं जिनमें किसी व्यक्ति के सामर्थ्य का अभाव दिखाया जाता है। इसमें किसी व्यक्ति के सामर्थ्य का अभाव दिखाया जाता है, इससे लगता है कि वह यह काम करने में या यह गतिविधि करने में अब सक्षम नहीं है मौके पर, वह वहां भाववाचक वाक्य होता है। इसमें कौन सा विकल्प सही है, इसमें विकल्प डी सही है। शीला से खाया नहीं जाता है, उससे चला नहीं जाता है, उससे पढ़ा नहीं जाता है, उससे खेला नहीं जाता है। ये सब किसके उदाहरण हैं, ये सब भाववाच्य के उदाहरण हैं, भाववाचक शब्द के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न देखिए, सदा ही बहुवचन में प्रयोग होने वाला शब्द है। घर, प्रत्येक, दर्शन और मुनि। इसका सही विकल्प है विकल्प सी, दर्शन। दर्शन हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग किया जाता है, उनके दर्शन हुए। इसके अलावा 2-3 शब्द और हैं। प्राण, प्राण भी हमेशा बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। हस्ताक्षर, हस्ताक्षर का भी जब प्रयोग किया जाएगा हमेशा ये बहुवचन में ही प्रयोग किया जाता है, इसका बहुवचन ही होता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, अज्ञेय की किस कृति को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। डॉक्टर अज्ञेय का पूरा नाम जान लीजिए पहले। अज्ञेय का पूरा नाम है डॉक्टर सच्चिदानंद, डॉक्टर सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, वात्स्यायन, डॉक्टर सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। और ये इनका पेन नेम है, पेन नेम है अज्ञेय। पेन नेम क्या है इनका, अज्ञेय। इनकी किस रचना को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, इसका ऑप्शन सी सही है, कितनी नावों में कितनी बार। इसी रचना की, अज्ञेय जी की इसी रचना पर कितनी नावों में कितनी बार इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। ज्ञानपीठ पुरस्कार हमारे संविधान में मान्यता प्राप्त देश की 22 भाषाओं में प्रदान किया जाता है। कितनी भाषाओं में, 22 भाषाओं में प्रदान किया जाता है। और इनको हिंदी में मिला था, हिंदी की रचना इनकी कितनी नावों में कितनी बार के लिए अज्ञेय जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। सद्भावना, सद्भावना शब्द में समास है। हमारा अगला प्रश्न है, सद्भावना शब्द में समास है, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय या द्विगु। तो आपको पहले ही बताया जा चुका है कि किसी भी समास को आप तब पहचान सकते हैं जब आप ये जानते हो कि इसका सामासिक विग्रह क्या होगा, इसका सामासिक विग्रह क्या होगा, सामासिक न्यास क्या होगा, विन्यास क्या होगा इसका। अब इसका सामासिक विन्यास होगा सद्भावना का, सत है जो भावना, सत है जो भावना। अब बताइए, अब आसान हो गया समझना कि ये कर्मधारय समास है। कौन सा समास है ये कर्मधारय समास है। ऑप्शन सी हमारा सही विकल्प है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, पत्र शब्द का अर्थ नहीं होता है।
तो हम सब जानते हैं पत्र का अर्थ पत्ता होता है, पत्र का अर्थ पंख भी होता है, पत्र का अर्थ चिट्ठी भी होती है, लेकिन पत्र का अर्थ लेख नहीं होता। तो इसका डी विकल्प सही है कि पत्र का अर्थ लेख नहीं होता है। अगला प्रश्न, हरिमोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है, वाक्य में रेखांकित पद में कारक है। कर्म, संप्रदान, संबंध, अधिकरण। हरिमोहन अपनी बहन को, हरिमोहन किसको दे रहा है पुस्तक? हरिमोहन अपनी बहन को, यह है रेखांकित पद अपनी बहन। क्या है इसमें, कौन सा कारक है? इसमें है ये कर्म कारक, क्योंकि कर्म के साथ लगता है को, और यहां को किसके साथ लग रहा है? को लग रहा है अपनी बहन के साथ। तो इसमें कौन सा सही जवाब है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कर्म। अगला प्रश्न, सा का उच्चारण स्थान है कंठ, ताल, दंत या मूर्धा? तो सा का उच्चारण स्थान है ताल। सा का उच्चारण स्थान है ताल। ताल से और कौन कौन से हैं वर्ण? ई, बड़ी ई जिसे कहेंगे चा वर्ग। चा वर्ग का मतलब चा, छा, जा, झा, या और सा, इनका उच्चारण तालु से है, ये तालव्य है। अगला, इसका सही विकल्प क्या हुआ? इसका सही विकल्प हुआ बी, ऑप्शन बी, तालु। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द छांटिए। तद्भव शब्द वे होते हैं जो हिंदी में संस्कृत से हूबहू वैसे ही नहीं लिए गए हैं, बल्कि उनमें कुछ परिवर्तन करके शामिल किया गया है। तत्सम होते हैं जो हूबहू संस्कृत से वैसे ही ले लिए गए हैं। अब इसमें तद्भव कौन सा है? कपूर, पक्ष, मयूर, मानसिक। इसमें ऑप्शन ए कपूर शब्द तद्भव शब्द है, बाकी तीनों तत्सम शब्द है। इसका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देखिए, सही अर्थ वाला शब्द युग्म नहीं है। अब देखिए परीक्षा में ऐसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि सही अर्थ वाला शब्द युग्म नहीं है, ध्यान दीजिएगा इस पर। ये नहीं कह रहा कि कौन सा है, ये कह रहा है कि कौन सा नहीं है। अनिल, अनल, अनिल का अर्थ हवा, अनल का अर्थ आग, सही है। अली, अली, अली का अर्थ भौरा, अली का अर्थ सखी, ये भी सही है। आदि, आदि, आदि का अर्थ आरंभ, आदि का अर्थ अभ्यस्त, अभ्यस्त, ये भी सही है। चौथा देखिए, जलज और जलद। जलज का अर्थ कमल, जलद का अर्थ समुद्र। अब जलद का अर्थ समुद्र नहीं होता, जलद का अर्थ होता है बादल, इसलिए इसका ऑप्शन डी, यही विकल्प इसका सही है, क्योंकि इसमें प्रश्न कह रहा है कि सही अर्थ वाला शब्द युग्म नहीं है, तो यह शब्द युग्म सही अर्थ वाला नहीं है, ऑप्शन डी हमारा सही है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक शब्द में प्रत्यय लगा है। वैज्ञानिक शब्द में प्रत्यय लगा है, का, इक, ईक और आई। अब वैज्ञानिक, वैज्ञानिक ऐसे ही जान जाइए उच्चारण करके, कौन सा है सही? ऑप्शन बी, इक। इक वैज्ञानिक में प्रत्यय लगा हुआ है। अगले प्रश्न पर आए, प्रत्येक शब्द में उपसर्ग है, प्रा, प्रति, प्रा और प्रारि। प्रत्येक का विच्छेद कर लीजिए, प्रति, धन, एक, यहीं से पता लग गया कि ऑप्शन बी हमारा सही है, प्रति। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य छांटिए। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य छांटिए। कृष्ण जी के अनेकों नाम हैं, पुस्तक बहुत ही उपयोगी होती है, शोभना बहुत मीठा गाती है,
मैं अभ्यास कर रहा हूं। अब आप जान लीजिए, अनेक शब्द स्वयं में बहुवचन है। अनेक शब्द स्वयं में बहुवचन है। अनेक का अनेकों नहीं होता है, अनेक अनेक ही रहता है। इसका ऑप्शन ए सही है। कृष्ण जी के अनेकों नाम नहीं है, इसको होना चाहिए था कृष्ण जी के अनेक नाम है। अगले प्रश्न पर आते हैं। महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृत पर मिला? महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी कृत यामा पर मिला था। जिस कृत पर मिला था उसका नाम है यामा। ऑप्शन सी सही है। दामिनी दमक रही न घन माही, खल कै प्रीति जथा थिर नाही। इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? जैसे ही ऐसा प्रश्न आए आप मात्रा लगाना शुरू कर दीजिए। मात्रा लगा के आप जान जाइए कि इसमें कौन सा छंद है। अगर हम मात्रा लगाएं इसमें, देखिए मात्रा लगाकर कितने बन रहे हैं। दामिनी, दो, एक 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 एक, दो दो, कितने हो गए? 4 3 7, 2 9, 9 3 12, 12 4 16। इसमें भी 16 होंगे। एक एक, दो दो, एक एक, दो, एक एक, दो दो, कितने हुए? 2 2 4 6, 6 2 8, 8 4 12, 12 4 16। दोनों में 16 16 मात्राएं। और 16 16 मात्राएं किसमें होती हैं? 16 16 मात्राएं जिस छंद में होती हैं उस छंद का नाम है चौपाई। उस छंद का नाम है चौपाई। ऑप्शन सी सही है इसमें। अगला प्रश्न देखिए। नेताजी ने कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इस वाक्य में कौन सा चिन्ह लगा है? देखते जाइए। पूर्ण विराम का मतलब हुआ, चिन्ह लगाकर देखते जाइए, इससे आपको सही पता लगेगा। ये अल्प विराम, ये उद्धरण चिन्ह, प्रश्नवाचक। अब आप जान ही गए हैं इसका कौन सा विकल्प सही है। इसका सही विकल्प है सी, उद्धरण चिन्ह लगा है। ये देखिए, यहां से लेकर यहां तक लगा है उद्धरण चिन्ह। अगले प्रश्न बताइए। निम्नलिखित में से कौन से शब्द में री की मात्रा का उपयोग हुआ है? क्रिया, वर्षा, रिपु या वृष्टि? क्रिया, वर्षा, रिपु या वृष्टि। अब क्रिया में रा है, क्रिया में रा है, वर्षा में रा है, रिपु में रा है, लेकिन वृष्टि में री की मात्रा का उपयोग किया गया है। इसका सही विकल्प है विकल्प डी, वृष्टि। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? वचन, हानि, प्यास और बचत। हानि हुई, प्यास लगी, बचत की लेकिन वचन दिया, वचन का मान रखा। तो ऑप्शन ए वचन इसमें पुल्लिंग है। बाकी तीनों हानि, प्यास और बचत, ये तीनों शब्द स्त्रीलिंग है। अगला प्रश्न, वह बहुत धार्मिक व्यक्ति है। वाक्य में रेखांकित पद है। वाक्य में रेखांकित पद है। अब पहले देखिए रेखांकित पद कौन सा है। रेखांकित पद है धार्मिक। विशेषण इसमें है। धार्मिक जो शब्द लिखा गया है ये है विशेषण। विशेषण की क्या खासियत होती है? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। व्यक्ति क्या है? यहाँ व्यक्ति संज्ञा है और उसकी विशेषता कौन बता रहा है? धार्मिक। अब धार्मिक क्या हो गया? धार्मिक हो गया विशेषण शब्द। इसका विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न देखिए। देवता शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देवता शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। सुर है, अमर है, देव
है सुधाकर? नहीं है। सुधाकर किसका है? सुधाकर पर्यायवाची है चंद्रमा का। चंद्रमा के और पर्यायवाची क्या होंगे? चंद्रमा के एक तो ये दिया ही है सुधाकर, इसके अलावा राकेश, शशि, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? सब चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। ऑप्शन डी सही है। देवता का पर्यायवाची शब्द नहीं है सुधाकर। अगला प्रश्न देखिए, बहुत दिनों बाद दिखना अर्थ के लिए मुहावरा है। बहुत प्रयोग किया जाता है गांव में या शहरों में। जो लोग बहुत दिनों बाद मिलते हैं उनको कहा जाता है बहुत दिनों बाद दिखाई पड़ रहे हैं। आप तो पूरा ईद का चांद हो गए हैं। क्या कहा जाता है? ईद का चांद होना। बहुत दिनों बाद दिखना का क्या हुआ? ईद का चांद होना। इसका ऑप्शन सी सही है। बहुत दिनों बाद दिखाई देना मतलब ईद का चांद होना, क्योंकि ईद का चांद साल भर में केवल एक ही बार दिखाई देता है। आगे चलिए, कौन से शब्द में रा व्यंजन नहीं है? मात्र मात्र में है, मूर्धा मूर्धा में है, क्रम में भी है, लेकिन मातृभूमि में ये जो रा है ये रा नहीं है, री की मात्रा है। री की मात्रा है। ऑप्शन डी सही है इसका। मातृभूमि में रा नहीं है, ये री की मात्रा है। अगला सवाल, मुदित मनोहर मानस देखा पंक्ति में अलंकार है। मुदित मनोहर मानस देखा पंक्ति में अलंकार है यमक, अनुप्रास, उपमा या रूपक। किसी कविता में जब किसी एक वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। यहां देखिए, मुदित मनोहर मानस देखा, मां वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। अब यहां पर ऑप्शन बी अनुप्रास अलंकार होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, उर्वशी के रचनाकार हैं। उर्वशी के रचनाकार है। उर्वशी किसकी रचना है? उर्वशी रचना है ऑप्शन बी रामधारी सिंह दिनकर। इनकी कौन कौन सी रचना है? इनकी रचना है उर्वशी, इनकी रचना है कुरुक्षेत्र, इनकी रचना है रश्मिरथी, और उर्वशी के लिए ही इनको मिला है ज्ञानपीठ पुरस्कार। उर्वशी के लिए रामधारी सिंह दिनकर को मिला है ज्ञानपीठ पुरस्कार। जयशंकर प्रसाद की रचना, जयशंकर प्रसाद की रचना है कंकाल, तितली, कामायनी, ये सब जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं। मैथिली शरण गुप्त की साकेत, मैथिली शरण गुप्त की कौन सी रचना है? साकेत। महादेव वर्मा की यामा, यामा के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। निहार, नीरजा, निहार, नीरजा, ये सब किसकी रचनाएं हैं? ये सब महादेवी वर्मा की रचनाएं हैं। देखते चलिए, एक ही प्रश्न में जो विकल्प आ रहे हैं उनको भी एक साथ देख लिया जा रहा है। लेकिन मान लीजिए कोई दूसरा विकल्प है तो वह क्यों है, उसमें और कौन कौन से तथ्य शामिल हैं उनको भी इसी में समाहित किया गया है। अगला, सब कुछ जानने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। सब कुछ जानने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है बहुज्ञ, सर्वज्ञ, अत्यज्ञ या अज्ञ। बहुज्ञ का मतलब बहुत जानने वाला, सर्वज्ञ का मतलब सब कुछ जानने वाला, सर्वज्ञ, सर्व माने सब कुछ, ज्ञात, अज्ञ माने इसको ज्ञात हो। सर्वज्ञ का अर्थ मतलब सब कुछ जानने वाला, अत्यज्ञ मतलब इसको बहुत थोड़ा सा ज्ञात। वो क्या है? अत्यज्ञ। तो इसका सही विकल्प है विकल्प बी सर्वज्ञ। अगले प्रश्न पर आते हैं, संज्ञा का भेद नहीं होता है। संज्ञा का भेद नहीं होता है। अब हम पहले जान लेंगे संज्ञा के भेद कौन कौन से होते हैं, अभी तुरंत पता लग जाएगा। संज्ञा के भेद होते हैं व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक
और पांचवा भाववाचक। मिलान करा लीजिए, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, ये तीन तो मिल गए, लेकिन मिला कौन सा नहीं, निजवाचक। निजवाचक क्या है? निजवाचक सर्वनाम का भेद है। निजवाचक सर्वनाम का भेद है। हमारा विकल्प सी सही है। निजवाचक संज्ञा का भेद नहीं होता है। किसका भेद होता है? ये सर्वनाम का भेद होता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। जानवरों के ऊपर बहुत मुहावरे बनाए गए हैं, इसी में एक ये भी है, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। और कैसे? घर की मुर्गी दाल बराबर, और गई भैंस पानी में, अकल बड़ी की भैंस। ये सब जानवरों के ऊपर मुहावरे, लोकोक्तियां बनाई गई हैं। धोबी का कुत्ता घर का न घाट का, लोकोक्ति का अर्थ है गधा बनना, सवाल ही नहीं है इसमें। फेरा फेरी करना, न घर पर ना होना, ये भी नहीं सही है। इसका चौथा विकल्प सही, विकल्प डी, कहीं ठौर ठिकाना ना होना, मतलब ना इधर में होना ना उधर में होना। धोबी का कुत्ता ना घर पर ही मौजूद रहता है और ना घाट पर ही मौजूद रहता है, इसीलिए उसके लिए कहा गया धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। वैसे अधिकतर होता है लोकोक्तियों का शब्दांश तो होता ही है, शब्दांश के साथ साथ भावांश भी होता है। जरूरी नहीं कि जो कहा जाए वही उसका अर्थ हो, उसके भाव को लेकर एक दूसरा अर्थ भी व्यक्त किया जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा एक गद्यांश है, जिसको आप पहले पढ़िए और उसके बाद उससे जुड़े प्रश्नों को हम हल करेंगे। प्रश्न पहले हम गद्यांश पढ़ते हैं। सर्दियों के दिन थे, एक बालक सुबह के समय अकेला स्कूल जा रहा था। रास्ते में एक स्टेशन था, वह रेल की पटरी के पास से गुजर रहा था कि अचानक उसकी नजर रेल की पटरी पर गई। वह उखड़ी हुई थी, रेल की पटरी उखड़ी हुई थी। बालक ने घड़ी देखी, गाड़ी आने वाली थी। उस समय थोड़ी ही देर में उसी पटरी पर गाड़ी आने वाली थी। उसने सोचा कि अगर गाड़ी इस पटरी पर से गुजरेगी तो इसका भयंकर परिणाम हो सकता है। गाड़ी डिरेल हो जाएगी, बहुत से लोग उसमें मर भी सकते हैं, घायल भी सकते हैं। अभी वह इससे आगे सोच भी ना पाया था कि गाड़ी की सीटी सुनाई दी। उधर से हॉर्न बज गया गाड़ी का कि गाड़ी आ रही है। बस फिर क्या था, बालक के सामने एक ही लक्ष्य था। अब बालक के सामने क्या था? बालक के सामने एक ही लक्ष्य था, मुसाफिरों की जान बचाना। देखते ही देखते इंजन दिखाई देने लगा, गाड़ी और नजदीक आ गई। बालक कूदकर दोनों पटरियों के बीच खड़ा होकर अपनी कमीज हिलाने लगा। उसने अपनी कमीज निकाली और ऐसे ऐसे हिलाने लगा, दोनों पटरियों के बीच में खड़े होकर। ड्राइवर की नजर उस बालक पर गई और उसने ब्रेक लगा दी। जब ड्राइवर ने उसे देखा कि कोई लड़का है जो दोनों पटरियों के बीच में खड़े होकर अपनी कमीज हिला रहा है, तो उसने ब्रेक लगा दी और गाड़ी रोक दी। लेकिन गाड़ी बिल्कुल बालक के पास आकर रुकी, थोड़ी ही दूर रह गई, एकदम नजदीक आकर बालक के रुकी गाड़ी। ड्राइवर ने क्रोध से पूछा, क्या तुम्हें अपनी जान की कोई परवाह नहीं है? गाड़ी क्यों रोकी? बालक ने रेल की उखड़ी हुई पटरी दिखाई और कहा, अगर मैं ऐसा ना करता तो सैकड़ों लोगों की जान चली जाती। उसने कहा, ड्राइवर को बताया कि वो देखिए सामने पटरी टूटी हुई है, अगर मैं ऐसा ना करता, आप इसी पटरी से गाड़ी को लेकर जाते तो बहुत से लोग इसमें दुर्घटनाग्रस्त हो सकते थे। अब आइए इससे जुड़े प्रश्नों को हम हल करते हैं। रेल ड्राइवर को क्रोध क्यों आया? गाड़ी लेट हो रही थी, बच्चे की जिंदगी का सवाल था, उसे अपनी नौकरी की चिंता थी, ड्राइवर को अपनी जान खतरे में लगी। बताइए, इसका सही विकल्प है विकल्प बी, बच्चे की जिंदगी का सवाल था। ड्राइवर को इसलिए गुस्सा है क्योंकि बच्चा रेल की पटरी पर खड़ा था, और अगर ड्राइवर ब्रेक न लगाता तो उस बच्चे की जान खतरे में पड़ जाती, उसकी भी जान जाने की पूरी संभावना। अगले प्रश्न पर, लोगों की जान बचाने का कार्य बच्चे के किस गुण को प्रकट करता है?
दूसरों के लिए कार्य करने की भावना, दूसरों का उपकार करने की भावना, दूसरों के हित की बात करने की भावना, हित चाहने की भावना कहलाती है परहित। क्या कहलाती है? परहित। गोस्वामी जी ने लिखा है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। अर्थात दूसरों की भलाई से बढ़कर कोई भी धर्म नहीं है। इसका सही विकल्प विकल्प डी, परहित को। टूटी हुई पटरी को देखकर ड्राइवर के मन में बच्चे के प्रति क्या भाव आया होगा? स्वाभाविक सी बात है, जब ड्राइवर ने देखा किसी बच्चे के कारण आज कई लोगों की, सैकड़ों लोगों की जान बच गई, तो उसके मन में एक ही भाव आया होगा कि शाबाश बच्चे, बहुत बढ़िया काम किया, आज तुम्हारे ही कारण कई लोगों की इसमें जान बच गई। अर्थात उसके मन में शाबाशी देने का भाव आया होगा। ड्राइवर के मन में बच्चे के प्रति शाबाशी देने का भाव आया होगा। बच्चे ने घड़ी क्यों देखी? बच्चे ने घड़ी क्यों देखी? उसे घड़ी अच्छी लगती थी, रेलगाड़ी के आने का समय हो रहा था, या घड़ी अपने दोस्तों को दिखाना चाहता था, या चौथा विकल्प रोजाना घड़ी देखकर स्कूल जाता था। हो सकता है रोजाना देखकर घड़ी जाता रहा हो स्कूल, लेकिन उस समय घड़ी देखने से उसका एक ही तात्पर्य था, यह जान पाना कि ट्रेन के आने का समय कब है, वह कौन सा समय होगा, सबसे नजदीकी समय वह कौन सा होगा जब कोई भी रेलगाड़ी उस पटरी से होकर गुजरेगी। इसलिए उसने घड़ी क्यों देखी? क्योंकि वो रेलगाड़ी के आने का समय देखना चाह रहा था। वो ये जानना चाह रहा था कि किसी रेलगाड़ी के आने का समय हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसका ऑप्शन बी सही है, रेलगाड़ी के आने का समय हो रहा था। अगला प्रश्न, बच्चे का कमीज हिलाना व्यक्त करता है बच्चे की। बच्चे ने क्या किया? बच्चे ने जब देखा रेलगाड़ी की पटरी टूटी हुई है रेल की, और सामने से रेलगाड़ी आ रही है, तो दोनों पटरियों के बीच में खड़ा हो गया और अपनी कमीज निकालकर हिलाने लगा। यह उसकी सूझबूझ को दिखाता है कि बच्चे में किसी भी काम को देखकर त्वरित निर्णय लेने की क्षमता कितनी ज्यादा है। कई लोग त्वरित निर्णय नहीं ले पाते, कोई जान नहीं पाते कि अब हमें इस मौके पर कौन सा कार्य करना ज्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन उस बच्चे में सूझबूझ की पूरी क्षमता थी। उसने पता लगा लिया, उसने जान लिया कि इसमें मेरा कौन सा काम सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, और उसका सबसे अधिक महत्वपूर्ण कार्य था उसमें अपनी कमीज निकाल कर हिलाना, जिससे ड्राइवर को पता लग सके कि आगे कोई खतरा है। इसलिए इसका सही विकल्प है ऑप्शन ए, सूझबूझ को। साथियों, इसी के साथ 18 जून 2018 को द्वितीय पाली में आयोजित हुई परीक्षा को, हिंदी भाषा के प्रश्नमाला को हमने हल किया। अगली कक्षा में हम एक नए प्रश्नमाला के साथ आप लोगों के बीच उपस्थित होंगे। भर्ती परीक्षा की ही एक प्रश्नमाला होगी, जिसको हम आप सभी के साथ हल करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।